हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस सेशन सीरीज। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन के 15 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने आपको पहले ही शेयर किया था। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, इसके क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया है तो पहले उस लिंक को डाउनलोड कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आके देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है 3 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास स्मॉल m आर वेल्डेड परपेंडिकुलर टू वन अनदर as shown in the figure. The assembly is rotated about an axis that passes through the end of one rod and is parallel to the another. ठीक है, तो ये पूरा जो असेंबली है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करके बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट। तो एक अप्रोच तो इसका ये होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इंडिविजुअल रॉड्स का इस एक्सिस के अबाउट निकालने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, बट दैट माइट बिकम अ बिट लेंदी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। वो बेस्ट ये रहेगा कि क्यों ना हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिस्टम से सेंटर ऑफ मास निकाले पहले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिन पे ही सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। सो लेट अस चूज एन एक्सिस एंड द एक्सिस इज पासिंग थ्रू जेड एक्सिस। तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेते हैं, राइट। इसको बोल देते हैं IC और हमें निकालना है I के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट हमें ये I निकालना है। सबसे पहले हम ये IC निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, आपके पास यहाँ पे 3 रॉड है, रॉड 1, 2 एंड 3। So moment of inertia IC is due to rod 1 plus due to rod 2 and due to rod 3। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रॉड 1 है ये तो इसी एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है, तो इसके कारण तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं। रॉड 2 का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, दैट इज ml²/12 प्लस, और थर्ड रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ml²/12। तो ये आपका हो जाएगा ml²/6। सो दिस इज योर IC। और अब आपको अगर I निकालना है, वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू IC प्लस मास ऑफ द इंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास 3m है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा वाला? तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो दूरी है, एंड दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द लेंथ। सो ये आपको हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास IC है, दिस इज योर ml²/6 प्लस दिस इज 3ml²/4। यहाँ पे हम नीचे 12 LCM ले लेते हैं, ऊपर आपके पास चला जाएगा 2ml² प्लस 9ml² एंड दिस बिकम्स 11ml²/12 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर A। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, राइट। हमें इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। सवाल पढ़ लीजिए। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस AB पैरेलल टू द डायमीटर एट अ डिस्टेंस 3r/4 फ्रॉम द डायमीटर। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। मान लेते हैं कि इसका मास m है, आपने को यहाँ पे हालांकि दिया है स्मॉल m इसका मास है। ठीक है, तो टारगेट होता है कि ये कैपिटल I कैसे निकाला जाए। तो ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल होता है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सच अ सिचुएशन, राइट। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है JEE लेवल के लिए तो ये आप डिस्कस करते हो अपने क्लास में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसको करने का तरीका क्या होता है। बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, दे फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, राइट। सपोज इसको हमने O नाम दे दिया, तो वो ये IO निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, और वो गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो तो राइट साइड में यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो प्लस md², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट पासिंग थ्रू एन एक्सिस
एंड दैट एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट होता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, और ये IO सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होता है, और ये हाइट क्या होती है, ये हाइट आपको होती है 3r/8, राइट। तो ये अप्रोच लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सो लेट अस टेक एन एक्सिस लाइक दिस, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, इसे हमने नाम दे दिया IC। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज IO इज इक्वल टू IC प्लस m 3r/8 होल स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन हो गया। अच्छा, व्हाट इज दिस गैप, ये गैप कितना है, ध्यान से देखिए, ये 3r/4 है, ये 3r/8 है, तो ये आपको 3r/8 ही होगा। नाउ वी कैन राइट I इज इक्वल टू IC प्लस m, ये डिस्टेंस भी 3r/8 है, सो 3r/8 होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो RHS दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका ये I है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू IO। और IO लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि IO आपको होता है 2/5 mr², राइट, 2/5 mr²। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं ना। मान लीजिए आपके पास एक भरा पूरा सॉलिड स्फीयर होता जिसका मास 2m होता, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखते हैं, 2/5 टोटल मास 2m रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाला हेमिस्फीयर है ही नहीं, तो इसका आधा कर देंगे तो 2/5 mr² आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। अब क्या बात है, अब ये I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाई 1/m, तो ये आपका आ रहा है √2/5 और बाहर में एक r आ जाएगा। सो दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अ हूप रोल्स विदाउट स्लिपिंग on a horizontal ground with its center of mass moving with a speed v0. What is the speed of a particle p on the circumference of the hoop at an angle theta? तो यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट का हमें स्पीड बताना है। ये हूप आपको प्योर रोल कर रहा है, राइट, ये रोल कर रहा है, यानी कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, उसे हम आराम से लिख सकते हैं v0/r, v0/r, राइट। अब आप बात को समझिए, हमें P पॉइंट का स्पीड पूछा है, तो P पॉइंट का जो वेलोसिटीज़ है, एक तो होगा ड्यू टू दिस v0, एक इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में v0 तो होगा ही होगा, दूसरा इसके पास होगा टैंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा r ड्यू टू द रोटेशन, और ओमेगा इंटू r इज बेसिकली v0। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली v0 लिख रहे हैं, ओमेगा r था लेकिन ओमेगा r v0 के बराबर है, वाई, बिकॉज इट इज प्योर रोलिंग। अब हमारा काम है कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताना। ठीक है, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अगर हम यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, तो आपको दिखना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, एंड ये वाला एंगल भी फिर हम थीटा बोल सकते हैं, विच मीन्स ये एंगल आपका थीटा है। सो आई कैन से द एंगल बिटवीन दीज v0 इज पाई माइनस थीटा, राइट। सो द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी, जो हमारा आंसर हो जाएगा, स्पीड जो होगा दैट इज इक्वल टू v0² प्लस v0² प्लस 2ab cos थीटा, राइट। सो 2v0² cos पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा। ओके, सो दिस इज v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया आपको 2v0², दिस इज योर 2v0² प्लस 2v0² एंड cos पाई माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस cos थीटा, तो यहाँ से प्लस को हटा के हम लोग माइनस ही लिख देते हैं, दिस बिकम्स योर cos थीटा। ठीक है, अब अंदर में 2v0² को कॉमन ले लो, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री से हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 1 माइनस cos थीटा
को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये हो गया आपका 2v0 sin theta by 2. This is the speed of particle P and this is your option number D. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। A small ball of mass small m radius small r is released from the rest from point 1 to roll, ठीक है, रोल कर रहा है inside a hemispherical shell of radius capital R as shown in the figure. The angular velocity of center of the ball in a point 2 about the center of the shell। ठीक है, समझिए बात को। ये बॉल को आपने यहाँ से रिलीज़ किया, ये रोल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, जब वो यहाँ पे है तो इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी होगी, एट द सेम टाइम इसके पास कुछ ओमेगा भी होगा। ठीक है, हमसे ये ओमेगा नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द बॉल एट पोजीशन 2 अबाउट द सेंटर ऑफ द शेल। राइट, ये अगर आपको v पता चल गया तो इस सेंटर का इसके अबाउट हमसे ओमेगा पूछ रहा है। फिलहाल इसे हम ओमेगा डैश बोल देते हैं। सो ओमेगा डैश जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी v अपॉन दिस डिस्टेंस। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कैपिटल आर था। ठीक है, उसमें से ये स्मॉल आर आपको माइनस करना होगा। सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। राइट, तो मेरा टारगेट है टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ये v कितना है। राइट, और ये v निकालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए बिकॉज इट इज सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पॉइंट हियर टू पॉइंट हियर, है कि नहीं। यहाँ से जब बॉल गिरते गिरते यहाँ तक आता है, इट हैज़ लॉस्ट सम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट हैज़ गेन्ड काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया है mg, हाइट कितना लूज किया, हाइट इसके सेंटर ऑफ मास ने कितना हाइट लूज किया है, तो वो तो r माइनस आर ही लूज किया है कि नहीं। दिस इज r माइनस आर इज इक्वल टू, अब जब आप इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, क्योंकि ये बॉल रोल कर रही है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी आएगा और रोटेशनल एनर्जी भी आएगा। राइट, सो ध्यान से देखिए, हाफ mv स्क्वायर तो होता है ट्रांसलेशनल और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है आपका रोटेशनल, है कि नहीं। सो हाफ आई हो जाएगा आपका 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे v/r, सो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, ये आपको निकल के आएगा 7/10 mv स्क्वायर। ठीक है, सो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर वो प्योर रोल कर रहा है तो ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड सॉल्विंग हो जाता है। 7/10 mv स्क्वायर आपका आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज योर 7/10 mv स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, v इज इक्वल टू m से m तो खत्म, दिस बिकम्स योर 10g r माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट। लेकिन हमें v निकालना था क्या, नहीं, हमें तो ओमेगा डैश निकालना है। देयरफॉर ओमेगा डैश इज इक्वल टू v बाई आर, यानी कि दिस 10g r माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 7 1 बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपको हो जाएगा 10g डिवाइडेड बाई 7 r माइनस स्मॉल r एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस एनालाइज करना है। ठीक है, इन बोथ द केसेस शोन बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। समझिए, आपके पास एक सिचुएशन ये है और दूसरा सिचुएशन ये है, दोनों इंक्लाइन एंगल थीटा है, हाइट h है, दोनों से ही आइडेंटिकल एक पार्टिकल सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया गया है। ठीक है, पहले सिचुएशन में ए से लेके बी तक जो पाथ है वहां पे फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग इंश्योर होगा। बी से लेके सी स्मूथ है, यहां पे अगर देखें तो ए से बी स्मूथ है और बी से सी में फ्रिक्शन यानी कि सरफेस रफ है। ठीक है,
हमसे पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द बॉटम इज सेम इन बोथ द केसेस, इज ग्रेटर इन 1, ग्रेटर इन 2, नन ऑफ द अबव। सवाल में ये पूछ रहा है कि दोनों सिचुएशन में जब पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो क्या दोनों पार्टिकल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब समझिए, दोनों पार्टिकल सेम वर्टिकल हाइट से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, राइट। तो अगर सिस्टम में से कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा, अगर कोई भी नेगेटिव वर्क डन नहीं होगा फ्रिक्शन का, तब तो सेम काइनेटिक एनर्जी होता दोनों पार्टिकल्स का, क्योंकि दोनों सेम वर्टिकल हाइट से नीचे गिरा है। बात को समझिए, राइट। दोनों सेम वर्टिकल हाइट से नीचे गिरेगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए अगर कोई भी नेगेटिव वर्क डन नहीं है फ्रिक्शन का, राइट। तो बस हमें यही चीज़ को जज करना है। अगर आप सिचुएशन 1 को देखें तो बॉल यहाँ पे शुरुआत में रेस्ट पे था, आपने जैसे ही इसको रिलीज किया ये इंस्टेंटली प्योर रोल होना चालू हो जाएगा। और जब एक पार्टिकल प्योर रोल होता है तो भले ही इस इंक्लाइन पे फ्रिक्शन होगा, बट दैट फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो कोई भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोलिंग ऑन इंक्लाइन का, राइट। इस समय जब ये प्योर रोल करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करेगा, इसका मतलब सिस्टम में से एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा। और बी से लेके सी तो ऐसे भी स्मूथ है ना, बी से लेके सी ऐसे भी स्मूथ है। इवन दो यहाँ पे जो आपका बॉल है, जो ये पार्टिकल है, वो स्लाइड करेगा, वो प्योर रोल नहीं करेगा, लेकिन स्लाइड करने दो, फ्रिक्शन तो है नहीं तो नेगेटिव वर्क डन होगा नहीं। तो ए से लेके सी में देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, राइट। ये हमने ऑब्जर्व किया सिचुएशन 1 में। अब आ जाओ सिचुएशन 2 पे। ए से लेके बी में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो आपका यहाँ पे पार्टिकल स्लाइड करेगा, है ना। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं तो आपका यहाँ पे पार्टिकल स्लाइड करेगा, राइट। यहाँ पे आते आते समझिएगा, दिस इज वेरी क्रिटिकल। यहाँ पे जब वो पार्टिकल आया है उसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, इसके पास सिर्फ इस तरीके से लीनियर वेलोसिटी है। जैसे ही ये रफ सरफेस पे आएगा इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करना चालू कर देगा पीछे के डायरेक्शन में, इस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करेगा एंड ये एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि अभी आपका पार्टिकल स्किड करेगा। ठीक है, थोड़े दूर बाद जाके सपोज जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया होगा, अब शायद जाके ये फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से इसके पास सफिशिएंट ओमेगा हो गया होगा कि V इक्वल टू ओमेगा एस्टैब्लिश होगा और अब शायद वो प्योर रोलिंग शुरू करना कर दे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ दूर तक स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहा होगा, यानी कि सिस्टम में से एनर्जी डिसिपेट हुआ था, विच मीन्स इस वाले सिचुएशन में जब पार्टिकल बॉटम पे आया होगा उसके पास डेफिनेटली थोड़ा सा कम काइनेटिक एनर्जी रहा होगा एज कंपेयर टू सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 में देयर इज नो वर्क डन बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। सिचुएशन नंबर 2 में यहाँ से लेके कुछ दूर तक स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन रहा था, जिस कारण से वर्क डन हुआ है और सिस्टम में से एनर्जी डिसिपेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर इन केस 1 व्हेन द पार्टिकल रीचेस द बॉटम। ये आपका केस 1 था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर होगा सभी को यहाँ पे। चलिए, ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल लेने का मेन पर्पस यही था कि इस वैरायटी का, सिमिलर वैरायटी का सवाल आपको जेईई मेन 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल में क्या कह रहा है कि ईच पुली इन द फिगर हैज रेडियस स्मॉल आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज हाउ मच। ठीक है, तो ये एक आपको स्टैंडर्ड सा सवाल है, आपको यहाँ पे चारों चीज़ का FBD बनाना है, फिर आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी डायग्राम में ही सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे इस पार्टिकल की बात करें तो इस पे नीचे mg लगेगा, इस पे नीचे कैपिटल mg लगेगा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, स्मॉल mg एंड कैपिटल mg। ठीक है, टेंशन की अगर बात करें, यहाँ पे टेंशन इस पुल्ली पे इधर इधर, इस पुल्ली पे टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरीके से हमने सारे टेंशन्स को दिखा दिया। इसे हमने अगर T1 बोला है तो ये भी T1 होगा, राइट। अनलाइक लॉज ऑफ मोशन जहाँ पे पुल्ली मासलेस होता है, यू टेक सेम वेरिएबल टेंशन, लेकिन यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं होता है, तो इसे हम T2 लेते हैं, तो ये भी T2, इस तरफ T3, सो दिस इज ऑल्सो T3।
राइट। अच्छा, मान लेते हैं कि ये आपका नीचे जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए, तो ये आपका ऊपर उठ रहा होगा विथ एक्सेलरेशन ए, राइट। ओके, और ये आपका अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, एंड दिस अल्फा इज नथिंग बट योर ए बाई आर, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द पुल्ली, है ना। और ये वाला पुल्ली भी आपका सेम अल्फा से ही रोटेट कर रहा होगा, विच इज ए अपॉन आर, दोनों आइडेंटिकल पुल्लीज हैं, ठीक है। अब इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले इसका लिखते हैं, कैपिटल एम जी माइनस T3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पुल्ली का देखिए, T3 का टॉर्क डोमिनेट करेगा T2 के टॉर्क को, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेंटर के अबाउट T3 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही लिखना है। सो T3R माइनस T2R इज इक्वल टू आई हमें दिया हुआ है एज आई इटसेल्फ, और अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे A बाई आर, ठीक है। आर यहाँ से कॉमन लेके राइट साइड अगर हम भेज दें, सो दिस बिकम्स T3 माइनस T2 इज इक्वल टू आई A बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पे क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब है कि T2 का टॉर्क डोमिनेट किया होगा T1 के टॉर्क को, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई A बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और इसकी अगर हम बात करें तो T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। आप जब इसे ऐड करेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि माइनस T3 प्लस T3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल। यहाँ आपके पास एक कैपिटल एम जी, यहाँ पे है स्मॉल एम जी, तो जी कॉमन ले लीजिए, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम है, ये दोनों टर्म सेम ही है, और यहाँ पे स्मॉल एम है, तो अगर हम एक कॉमन ले लें तो ये आपको हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2i बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ रहा है m माइनस स्मॉल एम इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2i बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड OA ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x, ठीक है, यानी कि इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट। आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ये आपका पॉइंट O है, तो लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज करते जा रही है, ये रॉड ज़्यादा डेंस होता जा रहा है आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यही मीनिंग है उसका। रॉड का लेंथ L है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग विद अ हिंज एट O यहाँ पे, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सवाल में कहता है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया, उसी वक्त इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर ये एक यूनिफॉर्म मास का रॉड होता तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके हम एक mg दिखा देते हैं इस तरीके से, और इस mg का इसके अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, और टॉर्क को बोल देते हैं आई इंटू अल्फा, तो यहाँ से मेरा अल्फा सॉल्व हो जाता है। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। समझिए बात को, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से x पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट उठा लो। गौर से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x पे जाके dx विड्थ का हमने एक एलिमेंट उठा लिया। अब इस छोटे से एलिमेंट का एक छोटा सा मास होगा dm, और ये dm क्या हो जाएगा, दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ, सो लैम्डा नॉट x मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ dx, ठीक है। ओके ओके सर, अब देखिए ये dm मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसका खुद का जो वेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी dm इंटू जी, और इस फोर्स के कारण इस सेंटर, इस हिंज के अबाउट एक छोटा सा टॉर्क आएगा, राइट। वो छोटा सा टॉर्क क्या होगा, वो छोटा सा टॉर्क आपका होगा ये फोर्स, यानी कि dm इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर लेंथ विच इज x, ठीक है। ओके, सो ये हो गया एक एलिमेंट के कारण टॉर्क।
अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरे रॉड के कारण इस पॉइंट के बहुत टॉर्क आ जाएगा, और वो हमें चाहिए एटलीस्ट. सो लेट अस इंटीग्रेट. सो टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू dm/gx. अब dm में आपके पास यहाँ पे छुपा हुआ है लैम्डा नॉट x dx, तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो. सो दिस इज योर लैम्डा नॉट, ये g बाहर आ जाएगा, और अंदर आपके पास बचेगा x dx मल्टीप्लाइड बाई x, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर dx. ठीक है, ओके. नाउ सी, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कैपिटल L तक. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट g L क्यूब डिवाइडेड बाई 3. दिस इज योर टॉर्क, राइट. हमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, हमें अगर अल्फा निकालना है, सो द इक्वेशन इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. तो आई भी निकालना पड़ेगा. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट O. ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटे से मास की वजह से जो एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस पॉइंट O, दैट इज गोइंग टू बी dm इंटू एक्स स्क्वायर, राइट. सो व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर इंटीग्रल dm इज योर लैम्डा नॉट x dx मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से लेके कैपिटल L. ठीक, तो लैम्डा नॉट तो बाहर में आ जाएगा. दिस इज योर इंटीग्रल x क्यूब dx लिमिट 0 से लेके कैपिटल L. तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4. खत्म कहानी. अब आपके पास टॉर्क है, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस पॉइंट O मल्टीप्लाइड बाई अल्फा. तो अल्फा अपना हो जाएगा टॉर्क अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क अपना इतना है, दिस इज लैम्डा नॉट g L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट खत्म, L क्यूब का ये 4 खत्म, राइट. ये 4 ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज योर 4g डिवाइडेड बाई 3 इंटू L, एंड दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज योर ऑप्शन नंबर C. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन. सवाल कहता है कि अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ small n and mass m is hinged at a distance L/4 from one end of the rod. ठीक है, तो रॉड के इस एंड से यहाँ पे आपके पास एक हिंज है, और इसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा. ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल था, हमने सिस्टम को रिलीज कर दिया, राइट. तो ये इस डायरेक्शन में नीचे गिरेगा, राइट. गिरता गिरता ये जब वर्टिकल हुआ है तो हमसे शायद ओमेगा ही पूछ रहा है. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज इट पासेस द वर्टिकल पोजिशन इज हाउ मच. ठीक है, हमसे ओमेगा पूछ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है भाई. क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, राइट. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. अब जब आप ऐसे सिस्टम में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, तो जब आप mgh लिखोगे, दैट हाइट इज हाइट लॉस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे डिसेंट हुआ है. अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, राइट, और अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपको इतना नीचे वर्टिकल मूव किया, और ये कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये हिंज है, हिंज और टॉप वाले एंड का दूरी है L/4. सेंटर ऑफ मास आपको टॉप से L/2 पे था, सो दिस इज योर L/4. तो सेंटर ऑफ मास लूज किया L/4 हाइट, सो mg L/4 इज योर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. This is equal to gain in kinetic energy, that is half I omega square. But I about what point? I about this point O, right? So जब आप I निकालोगे, so I is going to be moment of inertia about this point C plus m d square, जहाँ पे d आपका हो जाएगा L/4. So L square by 16. समझ में आ रहा है. और ये IC क्या होता है, ml square by 12. ठीक है, लिख देंगे हम लोग उसको अगले ही स्टेप में. सो दिस इज योर mg L/4 इज इक्वल टू हाफ, ये आपको हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, राइट. अच्छा, तो ये ml खत्म, m और एक स्क्वायर खत्म, m और एक स्क्वायर खत्म. ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये 4 इसे कट करके 3 बना देगा, इसे कट करके ये 4 हो जाएगा. सो दिस इज योर g इज इक्वल टू हाफ. यहाँ पे आपके पास है L/3 प्लस L/4, ये आपको हो जाएगा 7L/12
इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमें तो ओमेगा निकालना है, राइट। सो ये आपको हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 24g डिवाइडेड बाई 7l अंडर रूट, और 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, तो एक 2 भी बाहर निकाल दो। सो ये आपको हो जाएगा 6g डिवाइडेड बाई 7l, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9th। A sphere has to purely roll upwards. At an instant when the velocity of sphere is v, frictional force acting on it is what? और डायरेक्शन भी बताना है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, किधर लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। सो प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक आजकल चल रहा है जेई का, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए ऐसे सवाल। ये जो स्फीयर है वो ऊपर की तरफ रोल कर रहा है, अगर इसका वेलोसिटी v ऐसा है तो ओमेगा इसका कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन बताना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे ये बॉल आपका ऊपर मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वाई? ड्यू टू mg साइन थीटा। mg साइन थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके v को डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अगर v डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ओमेगा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा एस्टैब्लिश रहे, हमेशा ट्रू रहे, ठीक है, क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है। अब ओमेगा को कौन घटाएगा? ओमेगा को एक ही चीज घटा सकता है, दैट इज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर ओमेगा को डिक्रीज कराना है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन इस तरीके से ऊपर लगना चाहिए ताकि इसका जो टॉर्क हो वो इस सेंस में हो, है ना। फ्रिक्शन का टॉर्क, जब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो टॉर्क इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, विच विल डिक्रीज द ओमेगा, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। अगर आपका v डिक्रीज हो रहा है तो आपका ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए। तो ये तो लॉजिकली हम लोग बता दिए कि भैया फ्रिक्शन ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें बस ये f की वैल्यू निकालनी है, राइट। ओके, देखिए अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो नीचे की तरफ होगा ना, विच इज बेसिकली रिटार्डेशन, और इस फ्रिक्शन के कारण इसके ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा, राइट। सो ये अल्फा और ये ए, ये दोनों ही ओमेगा और वी को रेस्पेक्टिवली डिक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, और कर भी रहा है बेसिकली। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। लेट अस ऑल्सो ड्रॉ FBD, है कि नहीं। एक ऐसा दिखा देंगे आपको mg साइन थीटा, राइट। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल दिखा देते हैं, या आपको नॉर्मल लगेगा इस तरीके से, या आपको mg कॉस थीटा लगेगा, एंड ये आपने फ्रिक्शन तो यहाँ पे बना ही रखा है, राइट। दिस इज योर mg साइन थीटा, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर mg कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं a के लिए, दैट इज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। और एक होगा टॉर्क का इक्वेशन, यानी कि फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई आपका हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा को हम लिख सकते हैं सिंपली a बाई आर, ठीक है, रोल कर रहा है ना। सो आर स्क्वायर, ये आर, ये सब तो खत्म हो गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि F इज इक्वल टू 2/5 ma, और ma को हम लिख सकते हैं 5f/2। अब ये जो ma का वैल्यू है इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी कैन सी दैट mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू 5f/2। सो mg साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा कितना, 7f/2। तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है 2mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7। सो इतना फ्रिक्शन लगेगा, एंड दैट टू इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन आपको जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2020 में ही पूछा गया था इसी वैरायटी का सवाल। वहाँ पे बस आपसे कहा गया था कि ये फोर्स जो है ना, एज फार एज आई रिमेंबर, ये कुछ इस तरीके से लग रहा था, राइट। बाकी अप्रोच कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था।
सवाल में कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स F दैट इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द एक्सिस ऑफ द व्हील विच इज नेसेसरी टू रेज द व्हील ओवर द ऑब्स्टिकल ऑफ हाइट 0.4 मीटर, रेडियस ऑफ द व्हील इज 1 मीटर और मास है इसका 10 kg। ठीक है, हमें F की वैल्यू बतानी है। F कितना लगाना चाहिए हमें मिनिमम, ताकि वो ये जो रिंग है, राइट, ये जो व्हील है, ये आपको इस ऑब्स्टिकल के ऊपर उठ जाए, राइट। सो बेसिक यहाँ पे गेम है टॉर्क का। इस पॉइंट के अबाउट अगर F का टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा mg के टॉर्क से, तो आपको ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। F कोशिश कर रहा है टॉर्क ऐसा प्रोड्यूस करने का और mg इज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क लाइक दिस। सो दोनों का टॉर्क अपोजिट सेंस में है, बोथ आर अपोजिंग ईच अदर, राइट। सो हम लोग ये सवाल लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि टॉर्क ड्यू टू F इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, है कि नहीं। हम लोग लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा, सो टॉर्क ड्यू टू F इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट दिस पॉइंट। हम लोग इस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो आप जब F का टॉर्क लिखोगे अबाउट पॉइंट O, दैट इज गोइंग टू बी F मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है, यही है, यही हो जाएगा आपका वो डिस्टेंस। अगर ये 0.4 है और ये आपको रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस माइनस 0.4, रेडियस आपका 1 है, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 0.4 विच इज सिंपली 0.6 मीटर। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है F मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, है ना। अब ये डिस्टेंस देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, यहाँ से एक और कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए, हमें ये x चाहिए, ये आपको रेडियस है विच इज़ 1, राइट। और ये आपने सॉल्व किया है अभी 0.6, दिस इज 0.6। अगर ये 1 है, ये 0.6 है, तो हम x निकाल सकते हैं। दिस x इज नथिंग बट अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 0.6 स्क्वायर, ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.8, है कि नहीं। तो दिस बिकम्स योर 0.8। तो यहाँ से हम कैपिटल F लिख सकते हैं mg मल्टीप्लाइड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6। m आपका 10 है, g हम 10 ही ले लेते हैं, सो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 8/6, राइट। अच्छा, सो दिस बिकम्स 2423, ये आपको है 400/3 विच इज़ नथिंग बट 133.3 न्यूटन, और यही इस सवाल का आंसर होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r rolls without slipping down from the top of a sphere of radius r. The angular velocity of the ball when it breaks from the sphere is what? ठीक है, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बॉल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ये बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये वाला स्फीयर फिक्स्ड है, ठीक है। ये बॉल इसके ऊपर रोल करता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। हमसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है जब ये बॉल बड़े वाले सॉलिड स्फीयर के साथ कांटेक्ट लूज कर देता है, ठीक है। ओके, चलिए मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू राइट द फोर्स इक्वेशंस ओवर हियर। ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इस समय इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है, ठीक है। ओके, तो फोर्स एक तो हम इस पे क्या दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक फोर्स हम इस पे दिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज गोइंग टू बी सिंपली mg cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से देखिए, mg आपको लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपको हो जाएगा mg cos थीटा, और हमें उसी में ही इंटरेस्ट है फिलहाल, राइट, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपोनेंट। ये आपको हो गया mg cos थीटा, और नॉर्मल आपको लगेगा इस डायरेक्शन में, ये आपको हो गया नॉर्मल, है ना। सो हम एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पे है, सो वी कैन राइट mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, this is the net force acting towards the center which should be equal to the centripetal force which is mv square divided by r। यहाँ पे r क्या होगा, यहाँ पे r है आपका यहाँ से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस विच इज कैपिटल R
प्लस स्मॉल आर. आई होप इट्स क्लियर. दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब अगर कॉन्टैक्ट लूज हुआ है, मान लीजिए एंगल थीटा पे कॉन्टैक्ट लूज हुआ. कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब है कि नॉर्मल जीरो हो गया है. नॉर्मल जीरो हो गया है. सो लेट अस मेक नॉर्मल जीरो ओवर हियर. तो आपका इक्वेशन बच जाएगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस स्मॉल आर. यहाँ से हम m और m को भी कैंसिल कर देंगे. सो ये आपको हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर जी कॉस थीटा. ठीक है, ओके. एक तो ये हमारे पास इक्वेशन आता है. दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, जब पार्टिकल इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आया है, राइट. सो वी कैन राइट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू gain in kinetic energy, right. Now what is loss in potential energy? उसके लिए हमें loss in height चाहिए. किसका height loss? center of mass का. ठीक है, तो center of mass पहले आपका यहाँ पे था, फिर आपका center of mass इस vertical line पे है. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो distance है आपका, this is your capital R plus R, right. and ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेट मी टेक सम अदर कलर. ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये आपका कैपिटल आर प्लस आर है. दिस इज एंगल थीटा. सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल आर प्लस आर कॉस थीटा. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला h. क्या ये h आपको कैपिटल आर प्लस आर माइनस कैपिटल आर प्लस आर कॉस थीटा, यही होगा ना? ये पूरा आर प्लस आर है, दिस इज आर प्लस आर कॉस थीटा. तो जो बचा है दैट इज कैपिटल आर प्लस आर माइनस कैपिटल आर प्लस आर कॉस थीटा, राइट. आई होप आई एम क्लियर. इसे यहाँ पे फिलहाल के हटा देते हैं. थिंग्स आर प्रिटी क्लियर. तो ये आपका लॉस इन हाइट है, और इससे थोड़ा सा, चलो फिलहाल इसे ऐसे रहने देते हैं. सो दिस बिकम्स योर एम जी. This is R plus R minus R plus R cos theta is equal to total gain in kinetic energy. अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो रोल कर रहा है, ऑब्वियसली इसके पास कुछ ओमेगा भी होगा. सो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, है ना. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट. और आई को हम लिख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग v/r होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करते हो, ये वैल्यूज याद रखें तो बेटर रहेगा हमेशा के लिए. इट इज 7/10 एम वी स्क्वायर एक सॉलिड स्फीयर के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 7/10 एम वी स्क्वायर. ग्रेट. तो यहाँ से आपका m और m तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अच्छा देखिए, हमें इस थीटा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉस थीटा. सो वाई नॉट पुट और रादर रिप्लेस दिस जी कॉस थीटा फ्रॉम हियर, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये आपको कितना है? दिस इज योर जी आर प्लस स्मॉल आर माइनस जी कैपिटल आर प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/10 वी स्क्वायर. यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है आर प्लस आर जी कॉस थीटा इज वी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देते हैं. दिस बिकम्स योर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/10 वी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको दिख रहा है दिस इज जी इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ये वी स्क्वायर जब उधर जाएगा, दिस बिकम्स योर 17/10 वी स्क्वायर. तो यहाँ से आपका वी हमको दिख रहा था हुआ 10 जी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 17 अंडर रूट. ठीक है, तो ये एक बार आपका v आ गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा? पार्टिकल का जो ओमेगा है, ये ओमेगा कितना हो जाएगा? दिस इज योर v/r, राइट. तो r डिवीजन में डाल देंगे, और उसे जब हम रूट में भेजेंगे तो वो स्क्वायर बन के अंदर घुस जाएगा. दिस इज 10 जी आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 17 आर स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट कि जब कॉन्टैक्ट लूज हुआ है, जब नॉर्मल जीरो हुआ था, तब ओमेगा आपका इतना है. एंड दिस इज एब्सोल्युटली मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे कहता है अ यूनिफॉर्म पोल ऑफ लेंथ L मास M is pivoted on the ground with a frictionless hinge. The pole makes an angle theta with the horizontal. The moment of inertia of the pole about one end is ml square by 3. ये फॉर्मूला हमें याद भी होता है. If it starts falling from the position shown in the accompanying figure, right? ये गिरना चालू होगा from angle theta. The linear acceleration of the free end of the pole immediately after release would be how much? जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया, जैसे ही आपने इसको छोड़ा है, तो इसका जो एंड है, जो फ्री एंड है, उसका लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन उसका कितना है, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसका अल्फा कितना है, एंड देन ए हो जाएगा आपका सिंपली अल्फा इंटू एल. ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ए होगा आपका अल्फा इंटू एल. तो हमें अल्फा चाहिए और अल्फा निकालने के लिए टॉर्क इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. ये आपको mg लग रहा है ना? दिस इज योर mg, राइट? हमें रॉड की लेंथ दी हुई है कैपिटल एल, ठीक है? तो इस mg का टॉर्क निकाल देंगे अबाउट दिस पॉइंट ओ, राइट? एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो वहाँ से हमको अल्फा निकल जाएगा. अब mg का टॉर्क क्या होगा? mg मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, राइट? एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? ध्यान से देखिएगा, ये है आपको L/2. दिस इज योर L/2, है कि नहीं? दिस इज योर L/2, राइट? सो ये D आपको हो जाएगा L/2 cos थीटा. सो टॉर्क हो गया mg L/2 cos थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O. हमें वो सवाल में ही दे दिया है ml²/3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा. तो यहाँ से आपका m और l खत्म, राइट? सो अल्फा यहाँ से हमको दिख रहा था हुआ 3g cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल. और एक बार आपका अल्फा आ गया, सो वी कैन गेट a. देयरफॉर a ऑफ दिस फ्री एंड इज इक्वल अल्फा इंटू कैपिटल एल. एल और ये वाला एल खत्म हो जाएगा. सो द आंसर इज 3g cos थीटा डिवाइडेड बाई 2. एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13. इसमें हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, छोटा बोलने का मतलब है कि इसका रेडियस आप यहाँ पे फिलहाल इग्नोर करेंगे. ठीक है, ओके. इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, 8r डिस्टेंस पे है, वर्टिकल हाइट इसका 8r है. ये गिरना चालू करेगा और वो रोल भी कर रहा है. ठीक है, रोल करता हुआ आया. जब वो इस P पॉइंट पे पहुंचा है, हमसे क्या पूछ रहा है? द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट पॉइंट P इज 5x न्यूटन. तो ये x बताइए. जब वो P पॉइंट पे पहुंचा है तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा लग रहा है, राइट? ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, तो हमसे ये नॉर्मल ही पूछ रहा है, हमें ये नॉर्मल निकालना होगा. अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब ये पार्टिकल P पॉइंट पे आया है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज़ दिस V? ठीक है, ये पार्टिकल बाय द वे रोल कर रहा है. ठीक है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा. वही करेंगे. लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस कितना किया इसने? 8r पे था, लेकिन अब ये कहाँ पे है? दिस हाइट इज कैपिटल R. दिस इज योर कैपिटल R. सो जो इफेक्टिव लॉस हुआ है यहाँ था और अब यहाँ पे है. सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? 8r माइनस r विच इज योर 7r. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू 7r इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. और ये तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जब वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v हो, इट इज 7/10 mv², राइट? आपको हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर करना है, जहाँ पे ओमेगा आपको हो जाएगा v/r और कैपिटल I आपका हो जाएगा 2/5 mr². ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 7/10 mv², 7/10 mv². ठीक है, तो यहाँ से हमारा v निकल जाएगा. समझिएगा बात को, m से m तो ख़त्म, 7 से 7 भी ख़त्म. सो डायरेक्टली हम v² ही लिख देते हैं. v² इज इक्वल टू 10g इंटू r.
ठीक है। अब ये वी स्क्वायर अगर आपका एक बार ये आ गया तो हम नॉर्मल लिख सकते हैं ना, नॉर्मल इज द ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर विच मीन्स दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। सो एम बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर इज 10 जी आर, सो दिस इज योर 10 mg, right? 10 into mass is given as 0.1, gravity is your 10, so this becomes your 10 Newton, right? और हमें इसे कंपेयर करना है 5 into x से, this is your 5 into x, तो साफ साफ दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है that is going to be 2, तो इस सवाल का आंसर हो गया 2, एक इंटीजर टाइप सवाल बन गया ये आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको 2019 जेई मेन रोटेशन का सवाल है, तो ये बिल्कुल भी इसे टफ ना समझे, जेई मेन में इस लेवल का सवाल ऑलरेडी आया हुआ है। अ थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर हैज अ मास पर यूनिट एरिया दिस मच, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, आप जैसे जैसे सेंटर से बाहर जा रहे हो, रेडियली दूर जा रहे हो, मास डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। Its moment of inertia about an axis through its center of mass and perpendicular to its plane is what? तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना है। सो स्टैंडर्ड तरीका तो वही होगा कि आप आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का हम लोग यहाँ पे एक रिंग मान लेते हैं और उस रिंग के वजह से हम इसके अबाउट निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपके पास डायग्राम बना हुआ है, आर पे जाके डी आर थिकनेस का हमने एक पतला सा रिंग मान लिया है, ठीक है। उस रिंग का सबसे पहले डीएम मास हमें पता करना होगा, समझिए ये जो रिंग है इसका डीएम मास कितना होगा, व्हाट इज छोटा सा मास डीएम, सो दिस डीएम मास इज इक्वल टू सिग्मा एट डिस्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। सिग्मा हमको दिया हुआ है k इंटू आर स्क्वायर और डी ए कितना हो जाएगा, ये पतले से रिंग का एरिया, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, एक तो हमें सवाल में ये भी देता है कि पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस डीएम को इंटीग्रेट किया तो वो कैपिटल एम आना चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड है आगे जाके। सो आई कैन राइट कैपिटल एम इज नथिंग बट इंटीग्रल डीएम एंड दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे आपका 2 पाई के कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकाल दीजिए, 2 पाई के कांस्टेंट है और अंदर में आपके पास बच जाएगा आर क्यूब डी आर, लिमिट आप लगाएंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, राइट। इसे इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट्स को भी पुट कीजिए, ये आपको हो जाएगा 2 पाई के, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर 4 बाई 4, लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट। ये आपको कैपिटल एम का भी वैल्यू आ गया, ठीक, ये यूज होगा। अच्छा अब वापस से आ जाइए, इस एलिमेंटल रिंग का हमने मास निकाल लिया है, तो इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लिख दीजिए। एक छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना, मास इसका डीएम है और रेडियस इस रिंग का स्मॉल आर है, तो ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। अगर एक छोटे से रिंग के वजह से हमने निकाल लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, विच मीन्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई, राइट, एंड डी आई इज वॉट, डी एम आर स्क्वायर। डी एम भी ऊपर लिखा हुआ है, फिलहाल इसे डी एम आर स्क्वायर लिखते हैं और अब हम डी एम की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज योर के आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स उन्हें बाहर खींच लीजिए, दिस इज योर 2 पाई के इंटीग्रल आर टू द पावर 5 डी आर, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर, सो दिस बिकम्स योर 2 पाई के आर टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन आप आंसर देखिए, आंसर कैपिटल एम के टर्म्स में है, राइट, ये पाई और के टर्म्स में नहीं है। तो सिंपली क्या कीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाई एम, कैपिटल एम बाई एम इज इक्वल टू आई आपका इतना है, दिस इज योर 2 पाई के आर टू द पावर 6 बाई 6 डिवाइडेड बाई एम आपका ये रहा 2 पाई के आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 पाई के खत्म हो जाएगा, आर टू द पावर 4 इसको कट करेगा तो 2 हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा,
ये 2 ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 2r² डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर I/m। तो यहाँ से मेरा I कैपिटल M के टर्म्स में आ जाएगा 2mr²/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जेईई मेन 2019 का ही सवाल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये भी आपको जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। टू मॉप clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with a total force of capital F and rotates it with a constant angular speed about its axis. If the force capital F is distributed uniformly over the mop and if coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop is how much? Right? So a very interesting question और बहुत ही practical question है। ये आपको उस मॉप का टॉप व्यू है, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आपको एक सर्कुलर डिस्क जैसा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग बेसिकली मॉप को हम लोग हैंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं। तो वही हमें सवाल में कह रहा है कि एक फोर्स F लगाया जा रहा है एंड दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस मॉप। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये मॉप इस तरीके से रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें दे रखा है, राइट। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है इसका। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है। जब ये मॉप आपका फ्लोर पे इस तरीके से घूम रहा है तो बेसिकली वो फ्लोर पे स्लिप कर रहा है, तो फ्लोर इसके मोशन को अपोज करने का कोशिश करेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके सरफेस के हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा, इसके सरफेस के हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा। सपोज हमने एक सर्कुलर सेक्शन लिया है इसके सरफेस पे, राइट, तो इसके हर पोर्शन पे आपको फ्रिक्शन लग रहा होगा, हर पोर्शन पे आपको फ्रिक्शन लग रहा होगा और जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि वो इस ओमेगा को अपोज करेगा। ठीक है, ओके, लेकिन सवाल में कहता है कि ये ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब है कि इस मॉप पे जो नेट टॉर्क है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉर्क होता तो अल्फा आ जाता, अल्फा होता तो ओमेगा क्या तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। लेकिन सवाल में कहता है कि ओमेगा कांस्टेंट विच मींस नेट टॉर्क इज 0। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने जो टॉर्क लगाया होगा इस सेंटर के अबाउट दैट मस्ट बी काउंटर्ड बाई द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई द मशीन। और हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि मशीन ने कितना टॉर्क लगाया है, व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई द मशीन ऑन द मॉप, राइट। तो अगर आपको मशीन के कारण टॉर्क निकालना है, इट इज बेटर टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन। मशीन के कारण टॉर्क निकालना है, सो बेटर टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब हमारा टारगेट हमें सेट हो गया है कि हमें फ्रिक्शन के कारण टॉर्क निकालना है इस सेंटर के अबाउट, और फ्रिक्शन क्या है कि इसके हर पॉइंट पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसके हर पॉइंट पे लग रहा है, राइट। सो इसका जो फिगर है वो यहाँ पे आपके सामने है, देखिए। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक पतला सा एलिमेंटल रिंग ले रहे हैं, पहले इस पे लगने वाले फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगाएंगे। इसमें हमें एलिमेंट चुनने का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर आप जब दूर जाओगे तो इस फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगेगा वो तो बदल गया, क्योंकि फ्रिक्शन अब दूर हो गया है सेंटर से, राइट। सो F इंटू आर डैश, रेडियस कंटिन्यूसली चेंज करेगा तो आपका टॉर्क भी चेंज करेगा। तो पहले एक एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एलिमेंटल रिंग हमने चूज़ किया है, राइट। सपोज आपका ये जो मॉप है वो इस सेंस में रोटेट कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस पर वो इस तरीके से लगेगा, फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट लाइक दिस, है कि नहीं, यूं लग रहा है फ्रिक्शन इस पर, ग्रेट, राइट, दिस इज द फ्रिक्शन एक्टिंग। तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा, एक छोटा सा टॉर्क ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग, दैट इज गोइंग टू बी F इंटू आर। अब बात आता है F का, तो F आपको हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाई आर, और नॉर्मल वो भी सिर्फ इस पतले से एलिमेंटल रिंग के लिए। अब हमें सवाल में कह रहा है कि ये जो कैपिटल F फोर्स आपने लगाया है दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस, और इस कैपिटल F के वजह से ही आपको ये नॉर्मल क्रिएट होगा। आपने मॉप के ऊपर फोर्स F लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड भी मॉप पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ओके, अब हमें ये जानना है कि ये इस पतले एलिमेंटल रिंग पे कितना फोर्स लग रहा था। आपने कैपिटल F लगाया है पूरे सरफेस पे एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा,
फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये पतला सा डी एरिया विच इज़ नथिंग बट 2 पाई आर डी आर, राइट। तो यहाँ से आपका पाई से पाई खत्म, तो हमारा ये नॉर्मल हमको पता चल गया इस पतले से एलिमेंटल रिंग पे। दिस इज योर 2f डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज स्मॉल आर इंटू डी आर, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई 2f डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे एक और आर है, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2f म्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अगर टोटल टॉर्क चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक, राइट। सो 2f म्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज योर स्मॉल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, तो लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब बाई 3। सो दिस इज व्हाट 2f म्यू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज योर आंसर मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका सवाल का आंसर है, ठीक। So this is all from rotation, and this is definitely going to help in your upcoming JEE exams, right? And do keep sharing this channel. I hope बहुत ज़्यादा आपको ये help कर रहा होगा, और इसे grow करने में please I need your support, and subscribe the channel, share it as much as possible with your juniors, with your classmates, right? हम लोग ऐसे ही videos में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए take care, bye bye.